इन मुज़ाकरात में इस बार अफगान तालिबान के रहनुमा सिराजुद्दीन हक्कानी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसलिए अमन मुआहिदा पुराने मुआहिदों से इसको मुख्तलिफ कहा जा सकता है। लेकिन माजी में इतने बुरे तजुर्बात के बाद भी क्या मुज़ाकरात का फैसला ठीक है, इसको लेकर पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि ये भी सवालिया निशान है कि पाकिस्तान हज़ारों कुर्बानियाँ देकर TTP की कमर तोड़ चुका, तो ऐसे हालात में मुआहिदे की ज़रूरत क्या है। मैं बात करूँगी, मुझे दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। जनरल साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि बहुत बार माजी में मुज़ाकरात शुरू किए गए, कई बार मुआहिदे हुए, लेकिन ये मुआहिदे नाकाम हुए और उनके बाद फिर फौजी ऑपरेशंस करना पड़े। इस बार मुआहिदे की कामयाबी की आप जमानत क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल आपने इंट्रो में ही जो पिछले मुआहिदे नाकाम हुए उनकी वजूहात बयान कर दी, लेकिन मैं उन्हें दोहराए देता हूँ कि उस वक्त उनकी पुश्तपनाही रॉ कर रहा था, शायद CIA भी मुलव्वस हो, और NDS तो लाजमी तौर पर था। उनके लिए बहुत आसानी थी, एक सेफ हेवन बना हुआ था अफगानिस्तान की सरजमीन, और ये बहुत ज़्यादा थे तादाद में, एक दूसरे को सैबोताज कर। बुनियादी तौर पे जो पीछे से सैबोताज हो रहा था वो जो इनके हैंडलर्स थे जिनका मैंने जिक्र कर दिया है, उनकी वजह से सैबोताज हो रहा था। तो क्या ये बड़े वसूख से कहा जा सकता है कि अब की बार रॉ और NDS की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ से उधर से फंडिंग भी लेते रहे, इधर अपने हमले भी जारी रखे। जो उनको आसानी थी वहां से, वो सिर्फ फंडिंग की नहीं थी, वो आसानी उनकी प्लानिंग की, उनकी गाइडेंस की, उनको एक एक लम्हे का बताने की, अब ये करो, अभी वो करो, क्योंकि वो नजदीक था मामला। अब उस तरीके से हैंडलिंग नहीं हो पाएगी। और एक बड़ा फैक्टर अगेन उसमें आपने उसका जिक्र किया, वो ये है कि वो सरजमीन अफगानिस्तान की अफगान तालिबान तैयार नहीं है उनको इस्तेमाल करने देने के लिए। ये भी उनके लिए एक बड़ा मसला पैदा हो गया। और तीसरी बात का भी आपने जिक्र किया, वो ये कि चूंकि इनको अभी बहुत कमजोर कर दिया गया है, तो इनमें अभी वो सकत नहीं है कि ये दोबारा सर उठा सकें और कह सकें जी हम ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ये बातें तो छोड़ दें, ये इनमें कोई सियासी पहलू हैं, कुछ इखलाकी पहलू हैं। इखलाकी पहलू ये है कि जिन लोगों के लख्ते जिगर शहीद हुए हैं वो क्या महसूस करेंगे, तो उसके लिए साफ ज़रा हुकूमत को कोई ना कोई या उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा या उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन मैं मिलिट्री पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो बातें बता दूं। पहली बात यह है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जब दो कुव्वतें आपस में नबर्द आज़मा हों तो एक कुव्वत इस बात पर मुसिर हो जाए कि मैंने तो आखिरी आदमी मारना है, उसके बाद मैं बात करूंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भी जंगें हुई हैं। अभी हाल ही में अमेरिकन बात करके गए हैं अफगान तालिबान से, IRA से बात की थी UK की हुकूमत ने। तो ये समझना कि जी हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, हुकूमत मजबूर होगी, ऐसा नहीं है। जब हुकूमत कह रही है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, हथियार रखेंगे, तब उनसे बात होगी, तो तभी होगी। एक और बात, ये तो हुकूमत कुछ ग्रुप्स के साथ बात कर रही है, जो इतलात आ रही है कि 12 ग्रुप्स ऐसे हैं, बात हो रही है, लेकिन 65 छोटे बड़े ग्रुप्स हैं। कुछ ग्रुप से तो आप बात कर लेंगे, लेकिन बाकी ग्रुप तो अपनी शैतानियां जारी रखेंगे। जी, पहली बात तो ये कि आज 65 नहीं है, ये किसी जमाने में 65 थे। आज का मुझे तादाद मालूम नहीं है, लेकिन ये बहुत कम हो चुके होंगे मेरे अपने अंदाजे में। ये कोई ऑथेंटिक बात मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि एक बात जो उठती है कि गारंटी कौन देगा। देखें, अफगान हुकूमत तो सिर्फ ये गारंटी दे सकती है कि उनका इलाका इस्तेमाल नहीं होगा, वो गारंटी वो देने के लिए तैयार है, और ये बहुत बड़ी गारंटी है। उसके अलावा जब ये धारे में शामिल होंगे तो इनमें जो कबाइल के लोग हैं उनको अपने अपने कबीलों के हवाले करके उन कबीलों से गारंटी ली जाएगी कि ये 5 आदमी जो हमने आपको हैंड ओवर किए हैं या 10 आदमी, ये आप जिम्मेदार होंगे इनकी हरकतों के। और ये एक आम उसूल है कबाइल में कि वो ऐसा कर लेते हैं, अपने लोगों को वो अकोमोडेट कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इनके जिम्मेदार हैं। जो लोग साउथ पंजाब या इंटीरियर के लोग हैं, साफ ज़ाहिर है उनको वो जैसे थाने में 10 नंबर वालों का होता है, इस किस्म का कोई कार्रवाई होगी। तो ये ऐसे थोड़ी होगा कि भी बस हुकूमत मान जाएगी, जी आए जी आप बिस्मिल्लाह और अब जो मर्जी करे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें हुकूमत को इतना तो देना चाहिए कि इतनी अकल तो उनमें होगी कि गारंटी जो तालिबान से आप बात कर लेते हैं, जो हमारी गारंटी दे रहे हैं अफगान तालिबान की उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, लेकिन वो तो खुद निशाना बन रहे हैं दाइश का। आज तो दाइश बहुत बड़ा खतरा है। जी, दाइश बहुत बड़ा खतरा है, और ये मुश्तरका खतरा है पूरी दुनिया का। ये मतलब कम से कम दुनिया कह ये रही है। हालांकि मेरा अपना नजरिया ये है कि इसी दुनिया में ऐसे मुल्क मौजूद हैं जिन्होंने दाइश को यहाँ लाकर बिठाया है, और मुझे कोई लगी लिपटी इसमें बात करने की जरूरत नहीं। अमेरिका खुद लेकर आया है दाइश को ISIS के, और इसीलिए लाया है कि कहीं ये अफगान तालिबान बाद में कामयाब ना हो, वो इनको कोलैप्स चाहता है।
तो इसलिए अगर अमेरिका कहे कि मैं आपकी मदद करता हूं दाइश को खत्म करने में, तो दिस शुड बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि हमें मालूम होना चाहिए, हम इतने नाइव नहीं होने चाहिए, इतने बेवकूफ़ नहीं होने चाहिए कि हमें बार बार बेवकूफ़ बनाया जा सके। अलबत्ता मैं ये समझता हूं कि अगर अफगान हुकूमत चाहे तो पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस फोर्सेस, पाकिस्तान की एयरफोर्स और बाकी ज़मीनी फोर्सेस भी मिलकर अगर इनका कला कमा करना चाहें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा दिनों की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए अफगान हुकूमत का मानना ज़रूरी होगा। वो पता नहीं इस बात पर आमादा होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये लोगों के, किसी मुल्कों के बैठाए हुए लोग हैं। जैसे कि पहला राउंड वो हार चुके हैं, वो मुल्क जिन्होंने यहाँ पर काबिज रहने की कोशिश की थी। मुझे नज़र आ रहा है कि ये दूसरा राउंड भी हारेंगे और तीसरा राउंड एक इखलाकी राउंड भी हारेंगे, जिसमें ये अफगानों ही के पैसों के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हैं और सुबह शाम रोज शोर मचाते हैं कि वो तो लोग भूख से मर जाएंगे और वहां तो कोई गवर्नेंस का मामला नहीं। अरे भाई, तुम्हारा तदाद तो नजर आ रहा है कि उनको खाने पीने के पैसे भी देने को तैयार नहीं हो और रोज ये शोर भी मचाते हो कि वो भूखे मर जाएंगे। जी मेरा ख्याल आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। जी सही, बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज़िया का। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। नाजरीन, आज हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। नाजरीन, शख्सियात अदवार की पहचान होती हैं। किसी एक ज़माने में बसने वाले लोग उस दौर का हवाला बन जाते हैं, जबकि इकबाल महज एक शख्सियत नहीं बल्कि तारीख़ का एक मुकम्मल बाब है जो जामियत और हमागिरियत को अपने अंदर समोए हुए हैं। सादगी, संजीदगी और कम गो फितरत के साथ अल्लामा इकबाल एक लतीफ़ तबीयत के मालिक थे, मगर उनकी शायरी में साफ गोई, नडरपन और जुर्रत और शुजात की ऐसी झलक नज़र आती है कि जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार कर दिया। सियासी अफकार हों, मुआशरती इक़दार हों या फिर खुदी का फ़लसफ़ा, इकबाल ने मुसलमानाने बरसग़ीर हिंद में आज़ादी की रूह शायरी की मदद से इस तरह फूंक दी कि वो ख्वाब ताबीर की शक्ल इख्तियार कर गया। आज अल्लामा इकबाल हमारे दरमियान तो मौजूद नहीं, मगर उनका ख्वाब पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास ज़रूर मौजूद है। मगर सवाल ये है कि इस पाकिस्तान की आबियारी अल्लामा इकबाल के अफ़कार पर आज हो रही है या नहीं। हमें भी अल्लामा इकबाल के नज़रिए के मुताबिक ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये गुलशन महकेगा और इस गुलशन का एक एक ज़र्रा चमकेगा और पाकिस्तान हमेशा ताबिंदा रहेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग बैकडोर राब्ते ख़त्म करे, क्योंकि नून लीग की वजह से पंजाब में तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा कि PDM अब गैर मौसर हो चुकी है, क्योंकि PDM सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से थी। पीपल्स पार्टी के बगैर PDM कुछ भी नहीं है। कमर जमान कायरा ने आज क्या कहा, बड़ा एग्रेसिव उनका रवैया था। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ महंगाई की कहानी आवाम में खासी मकबूल हो रही है और इस वक्त अपोजिशन का खड़ा होना हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा महाज साबित हो सकता है। हालांकि इससे पहले PDM इत्तेहाद जलसे जुलूसों के साथ हुकूमत को ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाया, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी उनकी आवाज़ उतनी पुरअसर साबित नहीं हो पाई कि कोई बिल ही रुक जाए। ऑपोजिशन पार्लियामेंट और फैसला साजी के महलों में इतनी मुंतशिर और गैर फ़ाल रही कि आइन साजी में भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रही। अब जबकि ये मौका भी है और दस्तूर भी, ऐसे में दोनों अपोजिशन पार्टियों का कोई भी इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम दे सकता है। मगर सवाल ये है कि नून लीग के बैकडोर राब्ते किसके साथ हैं और क्यों हैं।